हेड और टेल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है किसी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कक्षक क्या होता है। तो कक्षक वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और वो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन का एक पथ है, उसे हम कक्षक कहते हैं। तो इंग्लिश में है ऑर्बिट इज मूविंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ देयर इज वे एरिया वेयर हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Here two force works. First one is electrostatic force of attraction between electrons and nucleus, and second is centrifugal force, which direction is outer side. Electron moving path is stable circular orbit, while moving no energy loss of electron due to the electromagnetic rays. यह मतलब है इसका कि जब इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है तो यहाँ पर दो बल कार्य करते हैं। पहला बल स्थिर विद्युत स्टैटिक बल, जो कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्य करता है। दूसरा बल अपकेंद्री बल, जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर ऊपर की तरफ कार्य करता है। ये दोनों बल इसको संतुलन बनाए रखते हैं और इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पाथ में चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर चक्कर लगाते वक्त इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? टू नो द डिफरेंट पोजीशन, configuration and energy of electron in atoms, we use four specific number is called quantum number। मतलब कि परमाणु में हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति, अलग अलग स्थितियों के बारे में, उनके विन्यास के बारे में और उनमें कितनी एनर्जी, इसके बारे में जानने के लिए हम कुछ संख्याओं का उपयोग करते हैं, जिनकी संख्या 4 है। उन्हें क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मतलब l दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, m मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी है स्पिन क्वांटम नंबर्स, s चक्रण क्वांटम संख्या। अब हम पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या, दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट ऑफ एटम मेन एनर्जी लेवल वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो मतलब ये है कि इस मुख्य क्वांटम संख्या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसकी ऊर्जा के तल को शो करता है। जैसे यहाँ पर K पहला मुख्य ऊर्जा तल है, जिसकी वैल्यू N1 है। L दूसरा मुख्य ऊर्जा तल है, जिसकी वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा तल के नंबर है वो 1 2 3 4 5 होल नंबर होते हैं, और इन्हीं के इक्वल जो कोशों के नंबर होते हैं वो K L M N O P चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वांटम नंबर्स, मुख्य क्वांटम नंबर क्या डिसाइड करता है। मुख्य क्वांटम नंबर्स डिसाइड्स मुख्य ऊर्जा तल के लेवल को, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से कितनी दूरी है उसको, एवरेज दूरी को शो करता है, दिखाता है मतलब। और जैसे जैसे नंबर, मुख्य ऊर्जा तल के नंबर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की दूरी बढ़ती जाती है, तथा जब दूरी बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है।
अब हम दूसरी क्वांटम संख्या की बात करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, एल मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या। तो यह बोलती है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन मेन शेल आर डिफरेंट। मतलब कक्ष की कोणीय संवेग सभी इलेक्ट्रॉनों का मुख्य तल पे अलग अलग होता है। ऑल्सो वेरी लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा में भी बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। तो हमें इससे यह पता पड़ता है कि मीन डिफरेंट सब शेल्स आर अवेलेबल इन मेन शेल। तो हमें यह पता पड़ता है कि मुख्य शेल यानी कोश के अंदर उप शेल भी यहाँ पर विद्यमान होते हैं। जैसे एल यहाँ पर दूसरे नंबर का मुख्य कोश है, इसके अंदर दो उपकोश है, एस और पी। ठीक है, तो यह दिस क्वांटम नंबर्स डिसाइड्स नंबर ऑफ सबसेल नेचर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट फ्रॉम इन मेन शेल। तो यह जो दिगंशी क्वांटम संख्या है, यह कितने नंबर ऑफ उपकोश हैं, उनका नेचर क्या है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या है और उसका कोणीय संवेग क्या है, यह सब डिसाइड करता है। तो जितने भी उपकोश हैं उनकी संख्या मुख्य उपकोश के नंबर के बराबर होती है। जैसे कि पहला उपकोश मेन लेवल है, इसके अंदर सब उपकोश जिसका नंबर n = 1 है, तो इसके अंदर एक ही उपकोश मिलेगा, मतलब s। दूसरा, जैसे यहाँ पर l है तो इसका नंबर है 2, तो यहाँ पर दो उपकोश मिलेंगे। इसी तरीके से जो भी कोश में मुख्य कोश का नंबर है उतने ही उपकोश हमको यहाँ पर मिलेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं उपकोशों के आकार की। तो यहाँ L0 है, L0 यहाँ पर L जो दिगंशी क्वांटम संख्या है उसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर यदि हमारे पास मुख्य उपकोश का नंबर 3 है तो यहाँ पर L की वैल्यू 0 से 0, 1, 2 रहेगी। तो 0 अगर L है तो उपकोश आया हमारे पास S और यह गोलाकार आकृति का होता है। अगर 1 है तो P उपकोश आया, यह डम्बेल आकृति का होता है। अगर 2 है तो D उपकोश आया, यह डबल डम्बेल आकृति का होता है। और 3 है तो F उपकोश आया, यह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मतलब कि जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ती जाती है सब सेल में कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि आकृति बहुत जटिल होती जाती है। हम यहाँ पर कुछ आकृतियों के बारे में देखेंगे। जैसे S जिसकी आकृति गोलाकार है, जैसे P कक्षक जिसकी यहाँ पर हमें 3 मिलेंगे, PX, PY एंड PZ। तो इनकी आकृति डम्बेल के आकार की है यह। इसी तरीके से हम D कक्षक की बात करें तो यहाँ पर हमें 5 मिलेंगे। ये पांचों कक्षक डबल डम्बेल से बने होते हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और इनके नाम है DXY, DYZ, DXZ, then DX² - Y² एंड DZ²। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स M यानी चुंबकीय क्वांटम नंबर्स संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब ये कैसे बनती है? तो हम जानते हैं कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और ऑल अराउंड ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू ऑर्बिटल, और ये चारों तरफ घूमता है न्यूक्लियस के। तो ऑर्बिटल के चारों तरफ घूमने से इसकी वेलोसिटी से जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, और वह अंतःक्रिया या रिएक्ट करता है आउटर मैग्नेटिक फील्ड से, बाह्य चुंबकीय क्रिया से, जिसके कारण उसका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मूवमेंट मतलब कक्ष की कोणीय संवेग अफेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। उसके बाद effects of electron orbital angular movement, the electron is distracted from original path then adopt various orientation। तो यहाँ पर उसका जो कक्ष के कोणीय संवेग
प्रभावित होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपने मूल पाथ से अलग पाथ विचलित हो जाता है, मूल पाथ से विचलित हो जाता है और अलग अलग विन्यास धारण करता है। तो इन विन्यासों को जब हम डिसाइड करते हैं, उसको तय करने के लिए हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स यूज किया है, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हर एक L के मान के लिए। हर एक L के मान के लिए जो m की वैल्यू होती है वो 2l+1 होती है, मतलब -l से +l तक, और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपकोश में 2 × 2l+1 होती है। अगर यदि हमारे पास l का मान 1 है तो हमें p उपकोश मिलेगा, जहां पर हम m की वैल्यू 3 मिलेगी। हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी, +1, 0 और -1। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × m मतलब 6 होगी। अब यहाँ पर जो s उपकोश मतलब l की वैल्यू अगर 2 है तो हमें d उपकोश मिलेगा। तो यहाँ पर d में मैंने बोला कि 5 हमें मिलेंगे। m की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5। वो होगी +2, +1, 0, -2, -1, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2 × m मतलब कि 10 होगी। इसमें f मिलेगा, तो f में 7 हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या मिलेगी जो +3, +2, +1 फिर 0, -1, -2, -3 से शुरू होगी। तो यहाँ पर हमें 14 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स मतलब चक्रण क्वांटम संख्या s के बारे में। तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑल अराउंड ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑल्सो मूव इट्स ओन एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाता ही है, लेकिन खुद के एक्सिस पर भी चक्कर लगाता है। तो मोशन इज कॉल्ड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यह जो हम अक्ष पे घूमता है, इस गति को हम स्पिन यानी चक्रण गति कहते हैं इलेक्ट्रॉन की। वेरी वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स बाय दिस मोशन। सो इस गति के कारण बहुत ही कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर क्योंकि चक्रण क्वांटम संख्या है तो यह दो प्रकार की होती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वामावर्त और दक्षिणावर्त मतलब। तो यहाँ पर चक्रण क्वांटम संख्याओं की जो वैल्यू होती है वो +12 और -12 होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंट चक्रण कोणीय संवेग जो है वो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से h/2π मल्टीप्लाई √s × s+1 होता है, और क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से s × h/2π होता है। तो s की वैल्यू जो हमें मिली वो 1/2 मिली। अब हम बात करते हैं पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब पाउलिस का अपवर्जन नियम। यहाँ पर क्या होता है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो कोश में भरे जाते हैं, एक कोश में सिंगल एटम में, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट इस चक्रण वाले। जैसे यहाँ पर कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, के जिसका फर्स्ट है n=1, तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने भरे हैं वो विपरीत चक्रण वाले भरे हैं, ठीक है। और सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स मतलब n, l, m and s values are not same of single atom of any 2 electrons। तो यहाँ पर क्या है कि ये चारों चक्रण संख्याओं की वैल्यू समान नहीं है एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। द वैल्यू ऑफ n, l, m आर सेम, n, l, m आर सेम बट s आपको अलग मिलेगी, यानी डिफरेंट मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का नियम अधिकतम बहुलकता वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हुंड क्या बोलता है
कि all electrons are filled by one with equal spin in single subshell. Then start to fill the pair with opposite spin electron. मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन को जब फिलअप करना शुरू करते हैं तो एक एक करके हमें उसे भरना है। तो जैसे यहाँ पर कार्बन का जो 6 है उसमें हमने पहले कोश में पहला इलेक्ट्रॉन भरा, फिर दूसरे कोश में अगर पहला कोश में S है 1s है तो पहले कोश में पहला इलेक्ट्रॉन आया और दूसरे कोश उसी कोश में वापस विपरीत चक्रण वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन आया। जैसे हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पहले वाले में कि कार्बन Z6 है 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन पर फिलअप है, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप है और यहाँ पर अभी हमने 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर यह तरीका गलत है भरने का, क्योंकि हमें इनके रूल को फॉलो करना है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा तो पहले 1 by 1 सारे कोश में जाएगा, उसके बाद जो उसका युग्मन स्टार्ट होगा वो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन से होगा। जैसे कि S उपकोश में जो युग्मन होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से होता है, P उपकोश में जो युग्मन होता है वो चौथे इलेक्ट्रॉन से होता है, बिकॉज 1 2 3 यहाँ भरेंगे फिर चौथा वाला विपरीत चक्रण वाला आ जाएगा। इसी तरीके से D उपकोश में छठे इलेक्ट्रॉन से और F उपकोश में 8वें इलेक्ट्रॉन से होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। जैसे हम देखेंगे अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा हम देखेंगे। जैसे कार्बन का 6 है और K यहाँ पर जो कि नंबर 1 है, तो S उपकोश ऑलरेडी फिल है यहाँ पर, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से L जिसका नंबर 2 है तो 2s2 ऑलरेडी फिल है। अब हमें भरना है P में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो यह जो भरने का तरीका था गलत था। अब सही तरीका ये है कि जैसे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आया, यह जो तरीका है वो एकदम सही तरीका है। तो अर्धपूरित हाफ फील्ड जो कक्षक होते हैं P3 D5 F7 एंड फुल पूरे भरे हुए कक्षक P6 D10 और 14 ये अधिक स्थायी होते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे नाइट्रोजन, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 7 है। तो पहले उपकोश में हमने 2 भर दिए और दूसरे उपकोश में हमने वापस 2 भर दिए, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिलअप हो गए। अब हमें फिल करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम पहले ही कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं इस तरीके से, तो यह तरीका गलत है, क्योंकि ये हमारे इसके अंदर पूरे कोश फिल नहीं हुए, अर्धपूरित हो गए, तो इसका स्थायित्व ज़्यादा नहीं रहता यहाँ पर। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि तरीका भरने का जिसमें हमें उस परमाणु के स्थायित्व की अधिक मिलता है। तो जैसे 2 और 2 4 यहाँ भरे हुए हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन आया 5, फिर दूसरा आया 6, फिर तीसरा आया 7। इस तरीके का विन्यास जो है नाइट्रोजन का, यह अधिक स्थायी प्रदान करता है नाइट्रोजन को। तो यह तरीका सही है विन्यास करने में। अब हम बात करते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल की। ऑफ बाउ प्रिंसिपल भी हमें यही सिखाता है कि हमें इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फिलअप करना है। जैसे यह जो n जो यहाँ दिखा रखे हैं वो नंबर ऑफ लेवल्स है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, और ये जो L = 0 वैल्यू यानी कि S कक्षक, L = 1 यानी कि P कक्षक, L = 2 यानी कि D कक्षक भी आया, और L = 3 यानी कि F कक्षक तक हम पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रोमियम की बात करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 24 है। कितना है? 24 है। अब यहाँ पर पहले कोश में S2 भर दिया, सही है। दूसरे कोश में 2s2 भर दिया, वो भी सही है। देखो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर हम दूसरे में गए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर वापस हम यहाँ से इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गए P में, तो इसमें 2p6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, वो भी सही है। फिर हम इसके आगे गए 3s में, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, वो भी सही है। फिर हम यहाँ से गए यहाँ पर, तो 3p में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये भी सही है।
अब हम इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमने देखा कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और इसके बाद 4s गया d में, सो d में 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो यह जो कक्षक का जो स्थायित्व है यहाँ पर बहुत कम हो जाता है और यह जो हमने भरे हैं इलेक्ट्रॉन ये कम है, तो यह तरीका गलत है। इसी जगह से हम देखें तो हमें पता है कि अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जब d 4 है तो हमने यहाँ पर फिल किया d में 5 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज d में मैक्स कैपेसिटी इज 10 और 50% कैपेसिटी इज 5 और s में मैक्स कैपेसिटी इज 2 और 50% कैपेसिटी इज 1। सो यहाँ पर दोनों ही ये कक्षक अर्धपूर्ण को दर्शा रहे हैं, इसलिए क्रोमियम के लिए यह विन्यास अधिक स्थायी है। अब हम बात करते हैं विषय समरी की, जो हमने आज पढ़ा है। तो हमने यह सीखा कि ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिट के साथ ऑर्बिट में कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं, मतलब कि क्वांटम संख्या कहते हैं कक्षक के लिए। फिर हमने पढ़ा कि क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है, तो हमें पता लगा कि 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। फिर हमने देखा कि जो उपकोष हैं एस पी डी एफ, उनका आकार क्या होता है। एस का गोलाकार, पी का डंबल के आकार, डी का डबल डंबल होता है, एफ का जटिल होता जाता है। इसके आगे कक्षक के आकार जटिल होते जाते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रॉन को भरने के कुछ रूल कक्ष ऑर्बिट में, मतलब कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के नियम को समझा, जिसमें पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब पाउलीस अपवर्जन नियम और दूसरा हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब अधिकतम बहुलकता का नियम हुम्स का, और फाइनल में हमने ऑफ बो प्रिंसिपल को समझा। तो आज का विषय उम्मीद है आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद। थैंक्स टू हेड और टेल एजुकेशन।